हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। पीजीपीपी की रिवीजन को और आगे बढ़ाएं। देखो यार, कल डेप्रिसिएशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना कि अकाउंट्स और टैक्स का जो फर्क है वो आपको दिख गया। फिर आपको दिखा कि जो मैन्युफैक्चरर है अगर वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदता, प्रोडक्शन में यूज करता, तो वो एडिशनल डेप्शन भी ले सकता है। तो इस पे छोटे मोटे क्वेश्चन है, आईसीए के क्वेश्चंस को देख के बनाए हुए हैं। लाओ आज करते प्रैक्टिस थोड़ी। कहता है जी, एक्स वाई जेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर रखा है, मतलब डिफॉल्ट रिजीम से ये बाहर है। डाटा ये है, 1425 को 12 लाख का प्लांट है। नया प्लांट पुट टू यूज इस दिन, एक और प्लांट पुट टू यूज इस दिन, पुराना बेचा भी हुआ है। तो आपको बोला गया एक तो डब्ल्यूडीवी निकाल दो ईयर एंड की, दूसरा ये बोला गया कि भाई आप लोग जरा डेप्शन भी बता दो। ले आओ जी, इसको करते हैं। नॉर्मल वे में ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया। जो कुछ नहीं लिखा तो सर प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक 15% ही होगा, तो आपने प्लांट एंड मशीनरी 15% ब्लॉक लिख दिया। फिर आपने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लिख दी 1425 की, कि शुरुआत में जितनी डब्ल्यूडीवी है दी हुई है वो यहाँ लिख दें। सर 12 लाख रुपए की डब्ल्यूडीवी दी हुई है, ये लिख दी। फिर आपने देखा जी 2025-26 में जेडे भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन है, जो भी नई मशीनें आ रही हैं, मशीन 1 मशीन 2, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। अपने लिए पेपर में डेट जरूर लिखें। पुट टू यूज 10/5 है पहले वाली, 10/5/25, 180 डेज पूरी करेगी। दूसरी है 10/8/26, 10/1/26। सर इसके 180 डेज नहीं पूरे हो सकते। 8 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 24 लाख हो गया। फिर है जी मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड आपकी पुरानी मशीन बेच के आई होगी, प्लांट मशीनरी 15/6 को बेची, 3 लाख आ गया। तो आपके पास जी 21 लाख रुपया बचा। इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे डब्ल्यूडीवी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 31 मार्च 26। है ध्यान? ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जो डेप्रिशिएट हो सकती है। तो पहले आपने यहाँ लिखा नॉर्मल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन फॉर 2025-26। चाहे वो एडिशनल डेप्शन के लिए एलिजिबल हो, पहले नॉर्मल सोच लेना। अब आपका 21 लाख की वैल्यू है, इसमें एक ये कलेश है, 4 लाख रुपए जो ऐड हुए हैं वो लेस देन 180 डेज के लिए हुए हैं। तो पहले उस 4 लाख को अलग कर दो, 4 लाख पे 15% हाफ ईयर की डेप्शन कर दो। लिखना है तो न्यू लिख देना, ये आ जाएगा 30,000। फिर ऑन बैलेंस हमें टोटल कितने को डेप्रिशिएट करना है? 21 को। 21 में से 4 हो गया, कितना बचा? 17। 17 पे 15% कर दो, 17 लाख पे 15% की डेप्शन कर दो। सर 255 आ गया। टोटल नॉर्मल डेप्शन आपकी बन गई 285,000 की। चेक कंफर्म करें। देख रहे हैं भाई? दोबारा एक बार सारा सीक्वेंस देख लें। आपका 24 लाख का ब्लॉक हो गया था, 3 लाख आपके बेच के आगे थे, 21 बचे। 21 में से 4 का जो एडिशन है वो लेस देन 180 डेज के लिए, उस पे हाफ ऑफ द नॉर्मल डेप्शन दे दी, बाकी पे पूरा कर दिया। अब नॉर्मल डेप्शन के बाद सर एडिशनल डेप्शन की तरफ चलें। पहले चीज़ें क्लियर करें कि एडिशनल डेप्शन यहाँ होनी चाहिए। सर होनी तो चाहिए, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है, ऑप्ट आउट भी किया हुआ है, मशीनें नहीं है, कोई ऐसा ऑफिस ऑफिस में रख दिया ऐसा नहीं बोला। तो मिलेगा एडिशनल डेप्शन, डेफिनेटली मिलेगा। जिस मशीन की 180 डेज की कंडीशन पूरी है, जैसे कि ये, उस पर 20% मिल जाएगा। जिसकी नहीं पूरी है उसका 20 का हाफ कर लेना। तो एडिशनल डेप्शन में आ गए। एक तो जी 8 लाख के ऊपर 20%, दूसरा जी 4 लाख का 20% का हाफ, 20% का हाफ, तो ये 160 मिलेगा, ये 40,000 मिलेगा। टोटल आपको 2 लाख रुपए का एडिशनल डेप्शन मिल जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। बाकी जी इसको भी आप लेस तो करोगे ही, तभी अगले साल का ब्लॉक आएगा। तो 21 लाख में से 285 माइनस हो रहे हैं हमारे नॉर्मल वाले, 2 लाख हमारे माइनस हो रहे हैं एडिशनल वाले। तो 16,15,000, ये 1426 की डब्ल्यूडीवी आ गई अपने पास। सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ ज़्यादा टेस्टिंग नहीं है। अब थोड़े बहुत और बनाए हैं भाई, वो भी देख लो। अब उसमें हो सकता है मैं पूरा पूरा डिटेल में ना जाऊं, वैसी तुमसे बातें कर लूं कि क्या कहानी है। देखो, एक ओमेगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोली गई है, ये भी ऑप्टेड आउट है। ये कहती है जी मैंने मशीन ए नहीं खरीदी, पुट टू यूज इस दिन कर दी फैक्ट्री में। फिर मशीन बी नहीं खरीदी, इस दिन पुट टू यूज कर दी फैक्ट्री में। कंप्यूटर खरीदा ऑफिस में, कार फॉर एमडी ऑफिस में।
तो नॉर्मल और एडिशनल डेप्शन आपसे पूछी गई है। ब्लॉक्स बनाने में नहीं डलेंगे, थोड़ा बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जी, मशीन ये वाली जो है 10/6/25 है, तो भाई इस पे तो आपको 15% डेप्शन नॉर्मल मिल ही जाएगी पूरे साल की। फिर उसके बाद जी आप ये कह रहे हो कि आप मैन्युफैक्चरर और फैक्ट्री में लगाइए, तो 20% एडिशनल डेप्शन भी मिल जाएगी, सिंपल बात। फिर मशीन भी आई, सर दिन कम है, उस हिसाब से हाफ ऑफ द नॉर्मल हाफ ऑफ द एडिशनल। सर उसके बाद कंप्यूटर आ गया, ये 5/1/26 हो गया सर, कंप्यूटर पे वैसे 40 है, उस वजह से लेट हो गए हैं आप, हाफ डिप्शन कर दिया हमने। देन उसके बाद गाड़ी है जी, गाड़ी 5/7/25 की है, 15% डिप्शन आप अपनी ले लें, टैक्सी वाले तो आप लग नहीं रहे, ये चीज आ गई है। एडिशनल डिप्शन की इन पे बातें नहीं होंगी, तो इस हिसाब से नॉर्मल और एडिशनल डिप्शन जहां अवेलेबल है वहां दी गई है, नॉर्मल हर जगह, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं सर। अब साथ साथ ना देखो, और भी चीजें हैं जो बतानी जरूरी हैं ताकि आपकी एग्जाम ओरिएंटेड ये रिवीजन रहे, पेस इसका स्लो ना हो जाए, इसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो सर एक ना 43(1) दिया होगा, ये क्वेश्चन आपका मैंने करवा दिया जो इन्होंने खींचा हुआ है। 43(1) में ना एक्चुअल कॉस्ट के बारे में बात होती है कि मशीन्स की एक्चुअल कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बड़ी इसकी एक्सप्लेनेशंस भी हैं। अब स्टार्टिंग में आपको ये 10,000 रुपए वाला रूल यहाँ समझना। The expression actual cost means the actual cost of the asset to the assessee as reduced by any portion of the cost which has been met directly, indirectly by any other person or authority. इतना पैरा ये कह रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है कि आपको कितना एक्चुअल कॉस्ट पड़ा, माइनस उसमें से जे किसी और ने मेट कर लिया। सर और कौन होगा मेट करने वाला? सर ग्रांट, ग्रांट या सब्सिडी। 40 लाख का एसेट गवर्नमेंट ने 10 लाख दे दिए, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी? 30 लाख। तो जैसे आपने ये अगर पीजीबीपी थोड़ा बहुत पढ़ा है कभी, तो एक 40(a)(3) सुना होगा, जो कहता होता है कि बिजनेस के लिए जो खर्चा आपने क्लेम करना है उसकी पेमेंट अगर 10,000 से ज्यादा की है तो प्रिस्क्राइब मोड में करें, नहीं तो डिसअलाउ कर दूंगा। वो जो नॉर्मल खर्चे हैं उन पे वो लगता है। बट जब आप मशीन की बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं, तो उनकी एक्चुअल कॉस्ट की सही पेमेंट करने के लिए 40(a)(3) नहीं कहता, सेकंड प्रोविजो टू दिस सेक्शन कहती है। बातें सेम ही करते हैं, पढ़ के देखो। Where an assessee incurs any expenditure for the acquisition of asset or part thereof, in respect of which a payment या aggregate of a payment made to person in a day, मतलब सिंगल पेमेंट या एक दिन में की गई पेमेंट्स का टोटल, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, मतलब ये राइट मूड्स हैं। अगर इनसे पेमेंट हो रही है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से है, राइट मूड है। चेक ड्रॉन अकाउंट पे ही चेक ड्रॉन ऑन बैंक, ठीक है, ओके, एक ही चीज है, इकट्ठे पढ़ा मैंने। फिर अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, ये भी ठीक तरीका है। अब हम आपकी पेमेंट को चेक नहीं करेंगे। ईसीएस यूज कर रहे हो, सही तरीका है। अदर प्रिस्क्राइब मोड यूज कर रहे हो, जो नीचे बारात बैठी है पूरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एमपीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, फलाना टिमकाना, मतलब जो भी आज के डिजिटल पेमेंट मेथड्स हैं जिनसे पेमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाती है, वो अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। चाहे करोड़ों रुपए की पेमेंट करो भाई, इन तरीके से कर दो। अब अगर अदरवाइज देन दिस पेमेंट की, मतलब पेमेंट फिर कैसे की होगी सर? कैश में, बेरर चेक से या क्रॉस चेक से, क्योंकि यहाँ अकाउंट पे ही चेक की बात हो रही है। आपने कैश ही दे दिया जी, अब क्या देखेंगे? क्या वो पेमेंट 10,000 से ज्यादा है? या दिन में बार बार पेमेंट की है गलत तरीके से, एग्रीगेट 10,000 से ज्यादा है? अगर आप कहोगे हाँ, सिंगल पेमेंट में ही 10,000 से ज्यादा मैंने कैश दे दिया है, फिर उस खर्चे को मुन्ना हमेशा के लिए भूल जाना। सच एक्सपेंडिचर shall not form part of the actual cost। भले आप बिजनेस के लिए लैपटॉप लेने गए 80,000 रुपए का और आपने वो कैश में दे दिए, भूल जाओ, इस लैपटॉप को हमेशा के लिए भूल जाओ, इसकी डिडक्शन नहीं हो पाएगी। तो पेमेंट 10,000 से बहुत ज्यादा थी और आपने एक ही बार में 80,000 रुपया कैश दे दिया। यहाँ आपको अकाउंट पे ही चेक देना चाहिए था, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट देना चाहिए था, ईसीएस यूज करना चाहिए था, नहीं तो जो सारी दुनिया आजकल यूज कर रही है, दिया तो हुआ है। इससे चलो भाई, सरकार ये चाहती है कि पेमेंट का लूप पूरा बने, एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट जाए, सेलर पे भी प्रेशर पड़े कि बैंक में पैसा आ गया, जीएसटी भी देना पड़ेगा, इनकम भी दिखानी पड़ेगी, इसलिए कैश पेमेंट्स को डिस्करेज किया जाता है। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीनों के बारे में लोगों ने कई बार इसे कम यूज किया होता है।
अब अगले क्वेश्चन में हल्की फुल्की इसकी यूसेज दिखेगी। ये देखें जी, मिस्टर राजेश ने मशीन खरीदी 3 लाख रुपए की, जिसमें 2,40,000 उन्होंने आरटीजीएस से पे किया। ये तो सही है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 60,000 रुपए वेंडर को दे दिए कैश में, 60,000 डिसअलाउ हो जाएगा। इस मशीन की कॉस्ट 240 ही मानी जाएगी। राजेश बाबू 12,000 का फर्नीचर खरीदा, पूरी पेमेंट ही कैश में कराए हैं। नालायक है बिल्कुल ही, ये फर्नीचर बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि आपने खरीदा, कोई डेप्शन नहीं होगी। बाकी बोल रहे हैं कि 180 डेज से ज्यादा यूसेज है, तो भाई आप चेक कर सकते हैं कि ये 240 एलिजिबल कॉस्ट है। 10,000 से ज्यादा जो कैश पे किया वो हमने हटा दिया, इसकी कॉस्ट 0 है क्योंकि 12 का 12,000 आपने कैश पे कर दिया है। अब 2,40,000 पे ही आपको डेप्शन मिल पा रही है मुन्ना, चेक कर लो राजेश बाबू। 2,40,000 के ऊपर 15% डेप्शन मिल पा रही है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का तो आपका कोई सीन यहाँ लिखा नहीं हुआ, ना कोई ऑप्ट आउट की कहानी है। मशीन लाए थे 3 लाख की, पेमेंट कर बैठे गलत तरीके से, डेप्शन के लिए मशीन रहेगी 240 की। ये है कहानी। यहाँ थोड़ा ये भी लिखा है, पे एवरीथिंग इन कैश एंड योर डेप्शन विल बी 0। ध्यान से, हंसी मजाक है। फिर उसके बाद इंटेंजिबल और बिल्डिंग्स का एक कॉम्बो दे दिया गया है। जैसे एक की कॉपीराइट है, एक बिल्डिंग है, फर्नीचर है, पेटेंट है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी यूज हो रहा है। ये वाकई ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है। अब देखें, आप कॉपीराइट्स देख रहे हैं, यहाँ खरीदे 1525, आपको सारा आता है कि 25% होता है, इंटेंजिबल डेप्शन आ गई। बिल्डिंग देख रहे हैं 20 लाख की, यहाँ खरीदी है, 10% होता है, बिल्डिंग ऑफिस की होगी, डेप्शन आ गई आपकी। फिर आपकी आ गई जी फर्नीचर। फर्नीचर आपका है जी 3 लाख, 1825 को है। ऑफिस फर्नीचर है, 1825 में भी मोटिवेशन है नहीं दिन गिनने की, 10% आ गया। अब पेटेंट है, पेटेंट पे जी 25% ऑप्शन ले ली। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ था, लिखने दो, आओ इधर। आपका जो एडिशनल डेप्शन होता है वो प्लांट एंड मशीनरी में होता है, और जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी डेफिनेशन में पेटेंट नहीं आते होते बुक चाहे आ जाती है। तो किसी भी हालत में वैसे तो बंदा कह सकता है कि मैन्युफैक्चरर तो चलो मान लेंगे, लिख दिया, ऑप्ट आउट किया कि नहीं यार जो मर्जी लिखी जा, नहीं मिलनी। पेटेंट जो है वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता, तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्शन भूल जियो, इसका ध्यान रखियो जरा। अच्छा क्वेश्चन है। देन ऐसी एक और कहानी दी हुई है, वो भी नॉर्मल है, ब्लॉक ब्लूक बनाना है। तो बेटा वो पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, एडिशनल डेप्शन के साथ भी ले गया हूँ। अब क्या है कि जैसे 43(1) है, इसमें इतनी ज्यादा कहानी है, मैंने सिर्फ एक 10,000 वाली कहानी बताई है। तो सर आप बाकी की चीजें बिल्कुल नहीं कराओगे? नहीं बेटा कराएंगे, टाइम आने पे कराएंगे, जब आप थोड़ा थोड़ा और आगे आगे सीख जाओगे, 8-10 लेक्चर हो जाएंगे तो इन पे भी आ जाएंगे वापस। अभी के लिए डेप्शन में जितनी कहानी है वो आपको बता दी है। इससे आपको एडिशनल डेप्शन को थोड़ा फोकस में रखना है कि वो पेपर में आना ही आना है। देन भी एक ये स्टडी मटेरियल क्वेश्चन आपको करना होगा रिवीजन में, इलस्ट्रेशन नंबर 3, बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद करना है। डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है जी। फिर उसके बाद आगे अगर हम यहाँ से चलते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च आ जाएगा बेटा, साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35। थोड़ा ये ओवरव्यू इसका आज ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, 5-10 मिनट ही लगने हैं। सर ये सेक्शन इनकरेज करता है कि कंपनियां साइंटिफिक रिसर्च करें, R&Ds करें, ताकि इंडिया बेटर प्रोडक्ट बना सके, हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो जाए। तो एक चार्ट यहाँ दिया हुआ, इसमें क्या होता है कि एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च दो तरीके से है। एक होता है बेटा इन हाउस रिसर्च, ये आप खुद रिसर्च करेंगे। दूसरा होता है आउटसाइड कॉन्ट्रीब्यूशंस, आउटसाइड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च आपके बिजनेस से कनेक्टेड है, जैसे आप फार्मा कंपनी है, फार्मा की लाइन में रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, रिसर्च पर्सोनल की सैलरी, रेंट ऑफ द प्रीमाइस, मटेरियल यूज हो रहे हैं, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी। बट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। सरप्राइज तो ये है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट्स वाले तो कहेंगे P&L में डाल दिया, ये क्या कर रहे हो? टैक्स में डल जाता है, टैक्स में पहले साल ही खर्चा मान लेते हैं। हुआ किसके लिए? रिसर्च के लिए। अब इसको अगर बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो ये लो, इन हाउस रिसर्च में अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, रिसर्च मस्ट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस। मतलब अगर क्वेश्चन कहे जी आपका बिजनेस है टेक्सटाइल का, रिसर्च आप कर रहे हो कुछ एल्यूमिनियम में, तो भाई नहीं, रिसर्च आपके बिजनेस के रिगार्डिंग होनी चाहिए, जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी।
फिर एक और कहानी, अगर रिसर्च बिजनेस शुरू होने से पहले किया आपने और काफी लंबी रिसर्च किया, बहुत पैसा लगाया, उस पुराने पीरियड की भी डिडक्शन हो जाएगी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद इन 3 year immediately preceding the commencement of business on the payment of salary to research personnel related to the business of SESI। मटेरियल यूज्ड, मतलब पिछले 3 साल आपने इस बिजनेस से कनेक्टेड रिसर्च की, उसमें रिसर्च पर्सोनल की सैलरी और मटेरियल जो रिसर्च में यूज हुआ, ऐसे खर्चों को करंट ईयर का ही खर्चा मान लिया जाएगा और आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एक कैच या ट्रैप है, अगर क्वेश्चन कहे कि पिछले 3 साल के खर्चे 18 लाख हैं, पर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने जब चेक किया खर्चा सर्टिफाई हुआ 13, तो डिडक्शन 13 लाख की देनी है ईयर ऑफ कमेंसमेंट में, ये ध्यान रखना बेटा। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, कहता है अगर आप कैपिटल नेचर का खर्चा करते हैं रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस में, तो उसकी डिडक्शन आपको 3514 में मिल जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो आपका पिछले 3 साल में हुआ हो, उसकी डिडक्शन आपको करंट ईयर में दे देंगे। पर लैंड पे हुआ हो कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी अलाउ नहीं होगा। जैसे एक फार्मा कंपनी ने जमीन खरीदी, वहां अपना रिसर्च सेंटर बनाया, जमीन 100 करोड़ की, नो डिडक्शन। बिल्डिंग बनाने का खर्चा, डिडक्शन मिल जाएगी। मशीन खरीदी, डिडक्शन मिल जाएगी रिसर्च के लिए। लैंड पे डिडक्शन नहीं है, ध्यान रखना। अनअब्जॉर्ब्ड की बातें अभी नहीं करेंगे। अब वो ये कह रहा है कि अगर कोई आपने मशीन खरीदी और उस पर साइंटिफिक रिसर्च दिखा के डिडक्शन ले ली पूरी, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। नो डिडक्शन विल बी एडमिसिबल ऑन एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसकी डिडक्शन आपने सेक्शन 35 में ले ली। लॉजिकल है, डबल बेनिफिट नहीं होना चाहिए। और सुनते हैं, सेल वाला भी चाहिए नहीं। अब आता है जी आउटसाइड कंट्रीब्यूशन। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो इन हाउस रिसर्च है, चाहे लिखना है लिख लेना, उसकी डिडक्शन डिफॉल्ट रिजीम में भी है और ऑप्ट आउट करके तो होती हो है। पर जो ये आउटसाइड कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, इनमें अगर आपको डिडक्शन चाहिए कि बाहर के नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस को पैसा देना है, डिडक्शन चाहिए, तो ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, ये देख लेना। अब यहाँ आ रहा है जी, आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दे दी है इन सबको। नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इनको जो आपने पैसा दे दिया उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड ये नोटिफाइड हो 3512 के लिए। ओके जी। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च कर रहा है, आप उसे पैसा दे रहे हो, डिडक्शन पूरी की पूरी। पर डिडक्शन लेने के लिए आपका ऑप्ट आउट करना जरूरी। फिर अब आपने एक अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को पैसा दे दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए। पहले आपने देखा वहां कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज थी, रिसर्च एसोसिएशन थी, ये सब थे। अब कंपनी है, सर यहाँ कंपनी बनाई गई होगी जो रजिस्टर्ड इन इंडिया होगा और जिसका ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा R&D, और साथ साथ वो अप्रूव्ड होगी इस सेक्शन के लिए। आप इसको पैसे देते जाओ, डिडक्शन लेते जाओ। अगेन ऑप्ट आउट करना जरूरी है। फिर आएगा 3513। अब साइंटिफिक रिसर्च से हट के बात होगी, यहाँ बात हो जाएगी सोशल सोशल साइंसेस की। देखना ध्यान से, स्टैट्स की, ऐसी बातें होंगी। कहता आपने पैसा दिया रिसर्च एसोसिएशन को जिसका ऑब्जेक्ट है रिसर्च इन सोशल साइंस, स्टैट्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, और ये भी अप्रूव्ड है, तो 3513 में जाकर डिडक्शन ले लो। सर यहाँ पे भी ऑप्ट आउट करना होगा? हाँ जी, करना होगा। अब एक ये बात है, ये सब आउटसाइड कंट्रीब्यूशन के लिए कॉमन है। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, वो सेक्शन 35 में अप्रूव्ड हैं। अब मान लो इस दिन आपने इन्हें डोनेशन दी, इस दिन ये अप्रूव्ड है, फिर इन पे कोई कार्रवाई हुई, पता चला कि ये रिसर्च नहीं कर रहे, वैसे ही पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और इनका अप्रूवल यहाँ इस दिन विड्रॉ हो गया, आपकी डिडक्शन बनी रहेगी। क्योंकि जिस वक्त आपने डोनेट किया उस दिन वो अप्रूव्ड है, सब्सिक्वेंटली अप्रूवल विड्रॉ हो जाए कोई फर्क नहीं। पर अगर आप इसके जब अप्रूवल विड्रॉ हो गया, इसके बाद यहां जाके पैसे दे देते हैं, कहते जी मुझे तो पता नहीं था विड्रॉ हो गया। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। अगर एट द टाइम ऑफ योर डोनेशन इनका अप्रूवल कैंसिल हुआ हो, तो आपको डोनेशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये पैरा पढ़ लेना बेटा, ठीक है जी। फिर उसके बाद जी 35(2)AA में नेशनल लैब्स आती हैं। सर पहले किसी जमाने में ना वेटेड डिडक्शन थी कि 100 रुपए दो 150 की डिडक्शन ले लो, किसी को 100 रुपए दो 200 की डिडक्शन ले लो। अब निर्मला ताई ने ये सब खत्म ही कर दिया, 100 के बदले में 100 की डिडक्शन है। अब तो नेशनल लैब हो, यूनिवर्सिटी हो, डिडक्शन तो एक जैसी मिलनी है। नेशनल लैब लिख के आ जाए तो सेक्शन अलग कर देना 35(2)AA। इनको आप पैसा दोगे, नेशनल लैब को पैसा दोगे, यूनिवर्सिटी, IIT और स्पेसिफाइड पर्सन जो एक अप्रूव्ड प्रोग्राम कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च का, तो 35(2)AA में जाकर डिडक्शन लेना। डिडक्शन वही है 100%, और इसमें भी ऑप्ट आउट करना
जरूरी है। तो भाई ये सिंपल चीजें थोड़ा समराइज करके याद करके बैठें। अगले लेक्चर में इधर छोटा मोटा प्रैक्टिकल भी करा देते हैं। अभी के लिए डन।